आज इस तरह से देश की इतिहास में, देश की राजनीति तथा हमारे न्यायपालिका में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। समाज में भी बहुत सारी बदलाव चल रही है। हर फॉर्म की भी बात करें तो वहां पर एक अमेंडमेंट तथा रिफॉर्म्स की विचारधाराएं बह रही है। ये पूरे एपिसोड में आज हम ये बात करेंगे, कुछ ऐसे बेसिक्स कानून होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक्स लॉ होते हैं जिसे देश के हर नागरिकों को जानना जरूरी है। और इस एपिसोड में मुख्य रूप से वैसे सारे कानूनों को हम लोग देखेंगे जो, चाहे हम रोड पे चल रहे हैं, चाहे परिवार के साथ रह रहे हैं, चाहे हम कहीं ट्रैफिक नियमों की पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी गतिविधि की से रिलेटेड जितने भी कंसर्न हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स होंगे, वे सारे बेसिक रूल्स, बेसिक रेगुलेशंस, बेसिक लीगल कानून को हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, जो सारे एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे। साथ ही साथ एक आम नागरिक को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। हमारे देश की न्यायपालिका क्या कहती है, क्या कानून के दायरे में कोई एक्टिविटीज है या नहीं है, वे सारी गतिविधि पे हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आज का जो एपिसोड है पूरा का, हम देख सकते हैं कि बेसिक लॉ पे हम डिस्कस करें। आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू एग्जाम क्रैकर्स बाय पीएस सोलोमन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक लॉज ऑफ आवर कंट्रीज। चाहे वो हमारा क्रिमिनल केस का क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ हो, चाहे आईपीसी इंडियन पेनल कोड का लॉ हो, इस सारी चीजों को हम देखेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे। भारत के संविधान में उसके लिए क्या है, भारत का क्रिमिनल केसेस में क्या है, मोटर व्हीकल्स में क्या है, या हम बात करेंगे आईपीसी इंडियन पेनल कोड में उसके लिए क्या चर्चा की गई है। तो सबसे पहला हम उठाते हैं आज का जो एपिसोड का है, वो पहला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो जब हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का लेते हैं तो इसका सेक्शन हम देख सकते हैं 185 और 202। 185 और 202 जो हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट है, ये क्या कहता है। तो इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, देश की कोई भी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति यदि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, और उसके 100 ml ब्लड में यदि 30 mg भी उसका अल्कोहल पाया जाता है, राइट अंडरस्टैंड, 30 mg या 30 mg से ज्यादा उसके 100 ml ब्लड में यदि अल्कोहल की मात्रा या अल्कोहल पाया जाता है तो पुलिस बिना किसी वारंट का उसे अरेस्ट कर सकती है। यह देश की कानून मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का सेक्शन 185 का 185 तथा 202 यानी 202 में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, और उसके 100 ml ब्लड में यदि 30 mg या 30 mg से अधिक अल्कोहल का मात्रा पाया जाता है तो वैसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट का उसे अरेस्ट कर सकती है। तो ये हमने फर्स्ट लॉ आपको बताया। सेकेंड कानून की बात करें तो सेकेंड कानून में हम देख सकते हैं, इंडियन पेनल कोड से ले रहा हूं, जो 166 का ए में आता है, यानी आईपीसी 166 का ए क्या कहता है। इसमें है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे दारोगा की नॉर्मली हम बात करें, जब पुलिस स्टेशन की बात करूं तो कोई भी दारोगा, कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी पुलिस पर्सनल यानी ऑफिसर आपको रिफ्यूज नहीं कर सकते कि वो किसी भी प्रकार का फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होता है एफआईआर, उससे वो लॉज नहीं करेगा। यानी वो कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम एफआईआर लॉज नहीं करेंगे, एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्योंकि यदि ऐसा वो करते पाया जाता है, उसके अगेंस्ट में यदि किसी प्रकार की रिपोर्टिंग होती है तो वह व्यक्ति ही या सी या चाहे तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, ठीक है। डज सो दे कुड बी जेल्ड, उन्हें 6 महीना से लेकर के 1 साल तक के उन्हें जेल हो सकता है, वैसे पुलिस ऑफिसर्स को, वैसे पुलिस पर्सनल्स को। तो ये हमारा देश का आईपीसी में ऐसा किया गया है। 166 का ए जो है उसमें इसके बारे में डिस्क्राइब की गई। थर्ड फॉर्म को देखते हैं तो थर्ड यदि हम देखते हैं तो थर्ड में कहा जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 146। अब हम देखते हैं कि हमारा पर्सनल यदि प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर में क्या है, तो यदि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 146 को देखते हैं तो 46 जो सेक्शन को कहता है कि नो विमन कैन बी अरेस्टेड, यानी कोई भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 6 PM, मतलब 6 बजे शाम के बाद
तथा 6 बजे सुबह के पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46 के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है। ये सारे जो है बेसिक लॉ है, बेसिक कानून है जो देश के हर नागरिक को इसे जानना चाहिए। अगला हम देखते हैं इंडियन सैरेक एक्ट 1887 यानी 1887 में इंडियन सैरेक एक्ट जो आया, इसमें क्या कहा गया? तो यहाँ पर बताया गया है कि इवन एनी 5 स्टार होटल, कोई भी 5 स्टार ही होटल क्यों ना हो, 5 स्टार हो, कोई भी भारत का बड़ा से बड़ा मैं होटल की बात कर रहा हूँ, कोई भी होटल ऐसा हो, वह हमें पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पीने से मना नहीं कर सकता। यानी आपको यदि प्यास लगी हुई है तो चाहे वो 5 स्टार होटल हो या कितनों ही बड़ा से बड़ा होटल हो, वहां पर आप जा करके पानी पी सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का फी नहीं देगा या आपको कोई वहां पानी पीने से रोक नहीं सकता। साथ ही साथ यूजिंग इट्स वॉशरूम यानी वहां का बाथरूम का भी उपयोग कर सकते हैं। यह इंडियन साइंस एक्ट 1887 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, और ऐसे भी वाटर जो होती है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी आती है। अब हम आगे देखेंगे कि उसके अलावा भी जो हमारे पास है कुछ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में भी कुछ संशोधन किए गए हैं, या कह सकते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का है, इसमें क्या मुख्य रूप से बातें की गई वो सारी चीजों को हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि यदि हम सेक्शन 129 को देखते हैं इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का, तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन यदि 129 को आप स्टडी करेंगे तो वहां पर कहा जाता है कि वेयरिंग द हेलमेट इज अ मस्ट फॉर 2 व्हीलर राइडर्स, यानी 2 चक्का वाली पहिया 2 पहिया वाली यदि आप वाहन चला रहे हो तो आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, पहली बात। लेकिन यदि हम सेक्शन 128 की बात करें, 128 सेक्शन की बात करें, तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है यह लिमिट्स करता है द मैक्सिमम 2 राइडर्स ऑन द बाइक्स, यानी 2 पहिया गाड़ी पर केवल 2 ही व्यक्ति, मैक्सिमम 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। यह सेक्शन 128 इसके लिए आइडेंटिफाई कराती है। सबसे पहला हमने देखा कि हेलमेट पहनना अति आवश्यक है क्योंकि जीवन सुरक्षा का एक अपने आप में हमें सॉल्यूशंस देती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि ये हमारा 127 में था, लेकिन यदि 128 की बात करें तो 128 में कहता है कि 2 पहिया वाहन पर मैक्सिमम 2 ही व्यक्ति इस पे बैठ सकते हैं, राइड कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो भी वो पेनाल्टी का भागी हो जाते हैं। तो यह हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए संशोधन है, इसके लिए बताया गया है। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसके लिए क्या लाया। तो यदि इस चीजों को देखते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है इसके लिए भी कुछ संशोधन करके लाई है, इसके लिए कुछ रेजोल्यूशन लाई है। वो क्या है कि यंग बॉय एंड अ गर्ल, यानी एक युवा लड़का और लड़की वांट टू लिव टुगेदर, यदि एक साथ दोनों लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो दे कैन डू सो, वे ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट इलीगल, या इलीगल नहीं है, या गैर कानूनन नहीं है, अवैध नहीं है। इवन द न्यू बॉर्न फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, जो नया न्यू बॉर्न यानी एम्ब्रॉयो का जो जन्म होता है इस रिलेशन से, इज ऑल्सो अ लीगल सन और डॉटर, वह भी बच्चा लड़का या लड़की यानी संतान जो होगा वह भी लीगल होगा, वह भी कानूनन होगा, वह भी वैध होगा, ठीक है। एंड दिस न्यू बॉर्न हैव द फुल राइट इन द एसेट्स ऑफ हिज हर फादर, मतलब कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेंगे उनका अधिकार होगा, जो भी संपत्ति, जो भी एसेट्स, वेल्थ उनके पिताजी के पास है, जो उनके पिता होने वाले हैं, उनका अधिकार, उनके संपत्ति में इसका अधिकार होगा। तो ये भारत के संविधान, या हम कह सकते हैं कि यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसके लिए चर्चा करती है कि यदि वो एडल्ट हो गए, ऐसे आप समझ सकते हैं, और वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और उनसे जो भी न्यू बेबी का जन्म होता है उस रिलेशन से, तो वो भी उस फादर के जो भी एसेट्स हैं, संपत्ति है, उसमें वो भागीदार होगा। इज इट ओके? यह 2005 का लॉ लाया गया। अब हम देखते हैं पुलिस एक्ट 1861 क्या है। जैसा कि अभी तक भारत में जितने भी पुलिस एक्ट हैं वह लगभग 1861 जो अंग्रेज सरकार के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई है, महारानी के द्वारा, एलिजाबेथ के द्वारा बनाई गई है, वही कानून अभी तक हमारे देश में चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पुलिस एक्ट 1861 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा जानने की हम सारे कोशिश करते हैं। तो यदि 1861 का यदि हम पुलिस एक्ट देखें, इसमें कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर always on duty whether he is wearing a uniform or not,
यानी कोई भी पुलिस ऑफिसर्स अपने वो ड्यूटी पर है तो अपना यूनिफॉर्म पहना है या नहीं पहना है। इफ अ पर्सन मेक्स अ कंप्लेंट टू द पुलिस ऑफिसर, यानी यदि उसके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन व्यक्ति कर देता है तो मेल हो या फीमेल हो, यानी ही और शी कुड नॉट से दैट ही कांट हेल्प द विक्टिम बिकॉज ही सी इज नॉट ऑन ड्यूटी। तो ऐसे सेंस में वो कभी नहीं कर सकता और कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि हम इस ड्यूटी पर नहीं है, और वो विक्टिमाइज को कभी भी सपोर्ट करता है। पुलिस कोड कहती है। अगला लॉ एंड देखते अगला कानून क्या कहता है, इस कानून को आप देखिए। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की हम बात करें, 1961 का जो मैटरनिटी एक्ट आया ये क्या कहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भारत सरकार ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी किया है, जैसे 26 सप्ताह भी कर दी गई है। तो इसमें कहा गया कि नो कंपनी कैन फायर अ प्रेग्नेंट वीमेन, यानी कोई भी कंपनी जो होता है वह किसी प्रेग्नेंट महिला को जो है वो फायर नहीं कर सकता। इट मे बी पनिशेबल बाय अ मैक्सिमम ऑफ 3 years ऑफ इम्प्रिजन, यानी यदि वो ऐसा उस पर किसी भी प्रकार के दबाव डालता है तो उसको 3 साल का जेल हो सकता है ना, उस पर दंड लगाई जा सकती है। इफ अ कंपनी, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, तो चाहे वो सरकार का हो या प्राइवेट निजी हो, हैज मोर देन 10 एम्प्लॉइज, यदि उसके पास 10 से ज्यादा यदि एम्प्लॉइज हैं, देन द प्रेग्नेंट वीमेन एम्प्लॉई इज एलिजिबल, तभी वहां पर महिला एम्प्लॉई एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट। टू गेट 84 days पेड मैटरनिटी लीव, तभी वो 84 दिन का जो है मैटरनिटी लीव लेने को सक्षम है तथा उनको पेड किया जाएगा, यानी वो छुट्टी पर रहेंगे, घर पर रहेंगे, उसके बावजूद भी उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। यह है जो है खास तौर पर विमेन जो मैटरनिटी एक्ट जो आया, ठीक है, ये मैटरनिटी एक्ट में मुख्य रूप से इसके लिए चर्चा की गई है। तो अभी इसमें 26 सप्ताह कर दी है डायरेक्ट, यदि हम 84 दिनों को तोड़े तो सप्ताह आपका जो हो जाता है वो 26 सप्ताह आ जाता है। तो ये चीजों का आप याद रखिएगा। और खास तौर पर जो आपका CDPO वाला जो परीक्षा होती है, लेबर लॉ का परीक्षा होती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को देखें। ये 1961 का एक्ट क्या है, मैं इसी आधार पर बता दूं, इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत की नागरिकता जो है, सिटीजनशिप, उसके लिए भी इसके लिए एक बहुत बड़ा फंडा भारतीय संविधान में देखिएगा तो इसका एक बहुत बड़ा सोर्स लिया गया, और सोर्स के आधार पर सिटीजनशिप में भी इसका एक रेजोल्यूशन को जोड़ा गया था। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कहता है कि इन द केस ऑफ टैक्स वायलेशंस, यदि कोई भी कर का वायलेशंस करता है, टैक्स का यदि वो वायलेशन करता है, शोषण करता है या गलत उसका यूज करता है, तो द टैक्स कलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं हैज द पावर, उनके पास एक शक्ति होता है, उसके पास पावर होता है टू अरेस्ट यू, क्यों आपको अरेस्ट करेगी, लेकिन बिफोर अरेस्टिंग यू, लेकिन आपको अरेस्ट करने से पहले वो आपको विल हैव टू सेंड ए नोटिस, आपको एक नोटिस देगी, आपके पास एक नोटिस भेजेगी कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बताएगी। ओनली टैक्स कमिश्नर डिसाइड्स हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन द कस्टडी, और साथ ही साथ वहां पर जो भी टैक्स कमिश्नर होंगे यही आपको डिसाइड करते हैं कि आप कितने लंबे समय तक उस ऑफिसर्स की कस्टडी में रहेंगे तथा आपकी जांच पड़ताल या आपसे पूछताछ होगी। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इसको लाया गया है, ये चीज को भी आप जाने। आगे है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 को यदि हम देखें तो इसके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं भारत के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स भी इसको फॉलो करते हैं। तो कहता है कि एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, यदि हम हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार देखें 1955 वाला जो आया था, तो कहता है एनी हस्बैंड और वाइफ, कोई भी पति और पत्नी में अप्लाई फॉर डाइवोर्स, और डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री, यानी एडल्ट्री के आधार पे ही वो इसको कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ द मैरिज, ठीक है। फिर कहता है फिजिकल एंड मेंटल एब्यूज, यदि उनके साथ कोई शारीरिक या मानसिक रूप से उनको टॉर्चर की जाती है, अब्यूज की जाती है, ठीक है, इम्पोर्टेंसी की जाती है, टू लिव होम या घर वो छोड़ देते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन का, टू चेंज हिंदू
रिलीजन, यदि वो अपने धर्म को बदल देते हैं, हिंदू धर्म से किसी और धर्म में जाते हैं, या एडॉप्ट अदर रिलीजन, यदि वो किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इंसेनिटी, इंसेनिटी मतलब इंसेन से बना, ठीक है। इनक्यूरेबल डिजीज, यदि उनके पास कोई इनक्यूरेबल डिजीज हो जाए। एंड नो इंफॉर्मेशन अबाउट हस्बैंड और वाइफ फॉर 7 ईयर, या 7 साल तक लगातार। इसको मैं छोटा थोड़ा सा कर देता हूं, जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसे समझने के लिए, ठीक है। तो यानी कहता है कि यदि वो 7 साल तक किसी भी प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन का, ठीक है, तो वैसे सेंस में वो डाइवोर्स केस फाइल या डाइवोर्स इंफॉर्मेशन फाइल करने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। इस चीज को हम देखते हैं। तो इसके लिए यदि हिंदू एक्ट 1955 का सेक्शन 30 में इसके लिए डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया जा चुका है। इज इट ओके? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो लॉ है, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है। तो जैसा कि नेक्स्ट लॉ हम देख सकते हैं, नेक्स्ट लॉ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1933, यानी 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहता है ओनली विमेन पुलिस कांस्टेबल कैन अरेस्ट विमेन, यानी केवल महिला पुलिस ही महिला को अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहले याद रखिएगा। तो ये कानून कब बना? 1973 का, 1973 का कानून है। तो इसमें बताया गया कि एक महिला को एक महिला ही पुलिस केवल अरेस्ट कर सकती है। मेल कांस्टेबल डज नॉट हैव द राइट, जो मेल कांस्टेबल मेल पुलिस जो है उनको इस तरह के अधिकार नहीं दी गई है कि वह किसी भी महिला को अरेस्ट करेंगे। विमेन हैव द राइट टू डिनाई, लेकिन जिस महिला का अरेस्टिंग हो रहा है उनके पास यह अधिकार होता है कि वो डिनाई करे गोइंग टू पुलिस स्टेशन, यानी वो पुलिस स्टेशन जाने से डिनाई भी कर सकती है, ठीक है, वह जाने से इनकार भी कर सकती है आफ्टर 6 PM। यदि शाम के 6 बज गए तो शाम 6 बजे के बाद यदि मान लिया जाए महिला पुलिस भी उनको अरेस्ट करेगी तो वैसे सेंस में भी वो डिनाई कर सकती है। एंड आफ्टर 6 PM, ओके, एंड बिफोर द 6 AM, सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद। इन द केस ऑफ अ सीरियस क्राइम, यदि किसी भी प्रकार का सीरियस क्राइम हो जाता है, उस महिला पे यदि सीरियस क्राइम का आरोप लगा हुआ है, तो ओनली आफ्टर रिसीट ऑफ द रिटेन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यदि मजिस्ट्रेट के हाथों या मजिस्ट्रेट की तरफ से यदि लिखित उसे ऑर्डर प्राप्त है, रिसीट प्राप्त है, तब चाहे वो मेल भी पुलिस होगा, पुलिसमैन होगा, तो उस महिला को अरेस्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई महिला पे जघन्य से जघन्य अपराध उस पे लगा हुआ है, ऐसे समझिए, तो वैसे परिस्थिति में जो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी होगा या जो वहां का मजिस्ट्रेट होगा, वो यदि रिटेन ऑर्डर देता है, रिटेन लेटर यदि देता है, तो ऐसे परिस्थिति में उस महिला को जेंट्स पुलिस यानी मेल पुलिस कांस्टेबल भी उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तो ये चीज को भी आप जाने। आगे हम देखते हैं अगला पुलिस जो अगला जो लॉ है वो क्या है। तो एज पर द सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट, यानी एक और कानून हमारे यहाँ वह है एज पर द सिटीजन चार्टर, यानी सिटीजन चार्टर के अनुसार IOC वेबसाइट से एक बस आया है। ये क्या है देखा जाए, इसके मैं पहले कलर चेंज करता हूँ जो कि आपको समझने में ज्यादा अच्छा लगे। तो कहता है देयर आर वेरी फ्यू पीपल, बहुत ऐसे कम ही ऐसे लोग हैं who know, जिनको पता है कि इफ दियर गैस सिलेंडर ब्लास्ट, यदि उनका गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड, भोजन बनाते वक्त। ध्यान देंगे, ये सारे लोगों की जानने की जरूरत है क्योंकि हर घर में गैस का उपयोग होता है। इसलिए आप सारे लोगों से गुजारिश है कि आप सब इस लॉ एंड ऑर्डर को, इस कानून को बढ़िया से समझें, जाने, क्योंकि ये सबके साथ इस तरह की घटना हो सकती है। एक बार मैं इसे पुनः याद करा दूं, इसका नाम है एज पर द सिटीजन चार्टर, यानी सिटीजन चार्टर के अनुसार एक कानून बनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट के द्वारा। ये क्या हुआ है, कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, कि यदि आप खाना बना रहे हो और खाना बनाते वक्त कुकिंग के दौरान आपका सिलेंडर यदि फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तब क्या होगा कि गैस जो एजेंसी होगा, जिस गैस एजेंसी से आप गैस उठाते हो, ठीक है, वो इसके लिए लायबल होगा, यानी कह सकते हैं जिम्मेवार होगा टू पे 50 लाख टू द विक्टिम, यानी जिसके यहाँ ये ब्लास्ट हुआ और जो इसका विक्टिमाइज हुआ यानी शिकार हुआ, उसे 50 लाख रुपया वह कंपनी उनको कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन का मतलब समझ रहे हैं, क्षतिपूर्ति करेगी,
ठीक है, जो भी क्षति हुआ। टू क्लेम दिस, इसके लिए आपको दावा ठोकना होगा, ठीक है। इस कंपेंसेशन के लिए आपको दावा ठोकना होगा, किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ ये ब्लास्ट हुआ है। नीड टू लॉज एन FIR, सबसे पहले तो आपको एक FIR देना होगा। कहाँ? आस पास वाले जो आपके पुलिस स्टेशन होगा, नियर बाई जो आपके पुलिस स्टेशन या नियरेस्ट होंगे, एंड सबमिट इट टू द कंसर्न्ड गैस एजेंसी, और साथ ही साथ जो आप जिस गैस एजेंसी से आपने लिया है उसके पास भी इसका आवेदन देना होगा। तब जाकर के आपको 50 लाख रुपया का कंपनसेशन वह आपको गैस एजेंसी प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसलिए इसके बारे में भी आप कंफर्म रहें, क्योंकि सारे जो है मैं बेसिक लॉ एंड ऑर्डर को बता रहा हूं, जो सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आगे कहता है ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016, यानी ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल जो 2016 आया, एक क्या है, इसके बारे में भी हम जाने। तो कहता है इफ यू आर फाइंड फॉर अ क्राइम, यानी आप किसी भी क्राइम के लिए यदि आपको फाइन कर दी गई है, जैसे राइडिंग विदाउट हेलमेट, आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके पास हेलमेट नहीं था, ठीक है, या कोई भी दूसरे कारण, मैं मानता हूं ऐसा नहीं हो सकता, और कोई कारण हो सकते हैं, जैसे अचानक आप घर पे थे, अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई और आप तुरंत निकल गए दवा मेडिसिन लाने के लिए, हेलमेट आपने नहीं लगाया, ठीक है, या हो सकता है गाड़ी के पेपर आपके पास नहीं थे, ठीक है, देन यू विल नॉट बी फाइंड, ऐसे परिस्थिति में आपको कोई फाइन नहीं करेगा, फॉर द सेम रीजन इन द सेम डे, यदि एक ही दिन में वही रीजन के लिए आप दौड़ रहे हैं, घर में कोई बहुत ज्यादा कर सकते हैं सीरियस है और उसकी दवा या उसकी जान बचाने के लिए आप बार बार दौड़ रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016 जो है आपको इसमें रिलीफ देता है, ठीक है। तो ये चीजों को आप जरूर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो कानून होते हैं, एक कानून को आप जाने कि ये हमारा ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016 जो है, ये 2016 का बिल हमारा, इसके लिए क्या कानून आई है, तो इस कानून को आप जानिए। उसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 लाया गया। अब प्रश्न होता है कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 लाई गई, यह किस लिए लाया गया, एक कानून को भी आप जानिए। तो इसके बारे में कहा जाता है कि एनी शॉप, इसको पहले आप हेडिंग में याद रख ले, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, एक ही चीजों को आप बोल्ड करके देख सकते हैं। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 है क्या? तो एनी शॉप, यानी कोई भी दुकानदार, एनी शॉपकीपर कांट चार्ज, कोई भी दुकानदार आपको मोर देन प्रिंटेड प्राइस, जो भी आप सामान खरीद रहे हो, जो भी आप कॉमोडिटी ले रहे हो, उस पे जो प्रिंट प्राइस है उससे ज्यादा वो आपसे पैसा नहीं चार्ज कर सकता है, उससे कीमत अधिक नहीं ले सकता है। यदि ऐसा वो करता है तो कंज्यूमर हैज द राइट, तो किसी भी कंज्यूमर यानी किसी भी कह सकते हैं उपभोक्ता का यह अधिकार होता है कि वो बार्गेन करे, बार्गेन का मतलब डिस्काउंट करा ले, ठीक है, फॉर लेस देन द प्रिंटेड प्राइस, जो भी उसका प्रिंटेड प्राइस है उसे वो कम करा सकता है। और कमोडिटी मतलब कह सकते हैं कि बार्गेन करने का, डिस्काउंट लेने का अधिकार जो है किसी भी कंज्यूमर का है, लेकिन किसी भी दुकान का यह अधिकार नहीं है कि वह मोर देन प्रिंटेड प्राइस हो, किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज का वो किसी से प्राइस चार्ज करे। तो एक चीज आपको सेल एंड परचेज, यदि आप मार्केटिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आपको ये चीज जानना अति आवश्यक होगा। आगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब यहाँ पर आप वर्ड से समझ गए, हिंदू एडॉप्शन यानी एडॉप्ट करने की बात है, यानी गोद लेने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ए क्या है? कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिलोंग्स टू द हिंदू रिलीजन, कोई भी व्यक्ति यदि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है और उसका एक बच्चा है, एक संतान है, ठीक है, या एक ग्रैंडसन है यानी पोता है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में वो किसी भी दूसरे बच्चा को गोद नहीं ले सकता। यह हिंदू एडॉप्शन एक्ट या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहता है कि हिंदू रिलीजन में कोई भी व्यक्ति को यदि एक बेटा है या एक पोता है, तो वैसे परिस्थिति में वह किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता, तथा आने वाले समय में या भविष्य में वो अपने संपत्ति पर उसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। यह 1956 का जो बिल है उसमें इसके लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट 1963 आता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या है, इसके बारे में हम लोग
देखने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें कि लिमिटेशंस एक्ट 1963 क्या है। कहता है कि इफ योर ऑफिस डज नॉट पे, यदि आप जहां पर काम कर रहे हो वो ऑफिस जो है आपको पे नहीं करता, यू देन यू हैव द पावर टू फाइल एन एफआईआर, यानी आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो और उसके एवज में यदि आपको वेजेस नहीं देता है या वेजेस कम देता है, जिससे बात के उससे कम देता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके पास ऐसा अधिकार होता है, आपके पास शक्ति है कि आप उसके अगेंस्ट में एफआईआर दे सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन विद इन 3 ईयर्स, लेकिन 3 साल के अंदर। मान लिया जाए आपने 2017 में आप किसी से कंपनी में आप काम कर रहे थे और वो पैसा आपको नहीं दिया, तो 2017 से लेकर 2020 के अंतर्गत ये जो ड्यूरेशन हुआ, इस ड्यूरेशन के अंदर ही उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर दे सकते हैं। लेकिन जब वो 3 साल बीत जाए उसके बाद आप यदि करना चाहेंगे तो आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। यू विल नॉट गेन एनी फॉर दिस ड्यू, यदि इसके बाद आप करते हैं तो आपको 3 साल के अंतर्गत लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको अधिकार देती है, पावर देती है। तो यदि कोई आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो आप उसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हैं, एफआईआर दे सकते हैं इत्यादि, ठीक है। अब हम लास्ट आज का एपिसोड का क्वेश्चन देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर से, उसके बाद फिर हम नए एपिसोड में नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सेक्शंस जो है, ठीक है, यह सेक्शंस कहता है 294, यानी सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोड। तो इंडियन पैनल कोड का जो सेक्शन 294 है, ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देखें। तो कहता है इफ यू आर फाउंड इन्वॉल्व इन ऑब्सीन एक्टिविटी, ऑब्सीन का मतलब होता है कह सकते हैं जघन्य, ठीक है। तो यदि आप ऑब्सीन एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है, एट अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर, ठीक है, पब्लिक प्लेस का मतलब हुआ वैसे जगह जहां पर सभी का बराबर अधिकार होता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, जैसे पार्क, जैसे कोई मैदान, बैंक है ना, बैंक का ग्राउंड, जो ये सारे हमारा पब्लिक प्लेस में आते हैं। हमारा स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटीज हुए, ये सारे हमारे पब्लिक प्लेसेस में आते हैं, ठीक है। तो वहां पर यदि आप ऑब्सीन एक्टिविटी में पाए जाते हैं किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर, तो यू कैन बी इम्प्लीड, तो आपको कैद किया जा सकता है फॉर 3 मंथ्स, 3 महीना के लिए। लेकिन बट इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑब्सिन, लेकिन यदि ऑब्सिन का एक सही डेफिनेशन को आप पे लागू यदि नहीं होता, जो आपकी ने एक्टिविटी किया है नहीं होता है, तो पुलिस हैव ऑलवेज मिसयूज दिस एक्ट। तो ये अक्सर भारत में देखने को मिला है कि वह एक्टिविटी, ऑब्सिन का एक्टिविटी कोई इंसान पर लागू नहीं होता, या हम कह सकते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसके बावजूद भी पुलिस जो है इसको गलत मिसयूज कर करके उस व्यक्ति को, व्यक्ति हो या महिला हो, कोई भी हो, ठीक है, दोनों को फंसाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से समस्याएं, अनेकों अनेक समस्याएं देखने को मिले भी हैं। तो इसी तरह हम लोग फिर अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं और इस टॉपिक और